The Sound of Music, संगीत की ध्वनि, Part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. एवलिन ग्लेनी ध्वनि को सुनती है बिना उसे सुने, यानी कानों से नहीं सुनती है लेकिन फिर भी ध्वनि को वो समझती है. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता ले ली, लेकिन उसे कुछ विशेष प्रदान किया. What we hear, जो हम सुनते हैं, she feels, वह महसूस करती है. Far more deeply than any of us, और उससे कहीं ज़्यादा गहराई से जितना कि हम करते हैं. That is why she expresses music so beautifully, और यही कारण है कि वो संगीत को इतनी सुंदरता से व्यक्त कर पाती है. Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. एक व्यक्ति के जीवन का ये ब्यौरा पढ़िए जिसमें उन्होंने अपनी शारीरिक विकलांगता से लड़ाई की और अपने जीवन को एक सफल कहानी बनाया. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. भीड़ भरा समय था और तेजी से लोग इधर उधर धक्का मुक्की करते हुए जो भूमिगत रेल का प्लेटफॉर्म था उस पर अपनी जगह लेने के लिए प्रयास कर रहे थे. जॉसल मीन्स पुश रफली, धक्का मुक्की करना. अ स्लाइट गर्ल, एक दुबली पतली, स्लाइट मीन्स स्मॉल एंड थिन, दुबली पतली छोटी सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, अपनी 17 वर्ष की उम्र से वो थोड़ी छोटी ही लग रही थी. was nervous yet excited, थोड़ी घबराई हुई थी लेकिन जोश में थी. as she felt the vibrations of the approaching train, जैसे ही उसे आती हुई ट्रेन का कंपन महसूस हुआ. it was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. यह उसका पहला दिन था प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो कि लंदन में है, और थोड़ा सा डराने वाला, डॉन्टिंग फ्राइटनिंग, थोड़ा सा डराने वाला था किसी भी किशोर जो कि एक स्कॉटिश फार्म से आया है, यानी कि एक गांव से, एक छोटी जगह से लंदन जैसी बड़ी जगह पर एक म्यूज़िक एकेडमी में जाना थोड़ा सा इस बच्ची के लिए डरावना था. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. लेकिन ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्पायरिंग म्यूजिशियन? अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, यानी भावी संगीतकार. तो ये जो भावी संगीतकार है इसके सामने तो एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी, जितना कि बाकी लोगों के सामने होती है उससे कहीं बड़ी चुनौती थी. और वो चुनौती क्या थी? शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, वो पूरी तरह से बहरी थी, मतलब उसे सुनाई नहीं देता था. एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे, यानी एवलिन ग्लेनी को जो सुनाई देना कम हुआ वो धीरे धीरे हुआ, एकदम से बहरी नहीं हो गई थी. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. एवलिन की माता को याद है, वो बात उसे ध्यान से याद है, जब 8 साल की एवलिन इंतज़ार कर रही थी पियानो बजाने में उसकी बारी का, तो कुछ गड़बड़ उसकी माँ को लगा. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard.
माँ कहती है कि उन्होंने यानी पियानो बजाने वालों ने जब उनका नाम लिया, एवलिन का नाम पुकारा, तो वो अपनी जगह से नहीं हिली और तब मुझे ये महसूस हुआ, मैं समझ गई कि उसने नहीं सुना है, यानी सुनने की क्षमता उसकी कम हो रही है। सेज Isabel Glennie. So name of Evelyn's mother is Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ समय के लिए एवलिन किसी तरह से ये बात छुपाने में कामयाब रही अपने मित्रों से, अपने टीचर से, कि वो धीरे धीरे बहरी होती जा रही है। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. जैसे जैसे वो 11 साल, जैसे ही समय बीता और वो 11 साल की हुई, उसके अंक जो थे वो खराब होने शुरू हो गए, यानी कम आने शुरू हो गए। और उनकी जो प्रधान अध्यापिका थी, उन्होंने उनके माता पिता से कहा कि उन्हें यानी एवलिन को किसी विशेषज्ञ से दिखाएं, सलाह लें। It was then discovered that her hearing was severely impaired. Severely impaired. तब पता चला कि उनके सुनने की क्षमता बहुत ही बुरी तरीके से कमजोर हो चुकी है। Here you can see the meaning of impaired, weakened. As a result of gradual nerve damage, यानी धीरे धीरे उनकी जो सुनने वाली नस थी वो नष्ट हो गई थी, उसके परिणाम स्वरूप उनकी सुनने की क्षमता कम होती जा रही थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. और उन्हें ये सलाह भी दी गई कि इस बच्ची के कान में जो सुनाई देने वाली मशीन होती है, जिसको हियरिंग एड कहते हैं, वो लगा दी जाए और उन्हें जहाँ पर सुनाई जिनको नहीं देता, ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, उस स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक. अचानक सब कुछ निराशामय नजर आ रहा था। सेज एवलिन, एवलिन ऐसा कहती हैं। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन एवलिन ने हिम्मत नहीं हारी। शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. वो दृढ़ निश्चयी थी एक सामान्य जीवन जीने के लिए और संगीत में अपनी रुचि को पाने के लिए, संगीत में अपना लक्ष्य पाने के लिए। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने देखा कि एक लड़की xylophone बजा रही है और उसने भी ये निर्णय लिया कि अब मैं भी ये बजाऊंगी। Here you can see the picture of xylophone. Here, xylophone, a musical instrument with a row of wooden bars of different lengths. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. ज़्यादातर अध्यापकों ने उसे हतोत्साहित किया, यानी उसका बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन जो ढोल बजाने वाले या तबला बजाने वाले व्यक्ति थे, रॉन फॉर्ब्स, उन्होंने उनकी योग्यता को पहचान लिया। Percussionist, here you can see, a person who plays the drum, the tabla, etc. यानी तबला ड्रम बजाने वाले को percussionist कहते हैं। He began by tuning two large drums to different notes. उन्होंने प्रारंभ किया, यानी रॉन फॉर्ब्स ने दो बड़े बड़े ड्रम बजाना शुरू किया और उनको अलग अलग लय यानी कि अलग अलग ताल में बजाया। Don't listen through your ears. अपने कानों से मत सुनो. He would say. वे उन्होंने कहा. Try to sense it some other way. इनको किसी और तरीके से समझने की कोशिश करो. Says Evelyn.
Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं ऊपर वाले ड्रम को अपनी कमर से ऊपर महसूस कर पा रही थी और नीचे वाले ड्रम को अपनी कमर से नीचे महसूस कर रही थी, यानी उसकी जो ड्रम की बीट्स थी, जो उनकी लय थी, वो उसे महसूस हो रही थी शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से पर। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और फॉर्ब्स ने यही कार्य दोबारा से किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और एवलिन ने पता उसको लग गया कि वो अलग अलग ध्वनियों को, उनकी जो तरंगे हैं, उनकी जो लय है, वो अपने शरीर के अलग अलग भागों में महसूस कर पा रही है। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. मैंने अपने मन और अपने शरीर को अलग अलग कंपनों के लिए, जो ध्वनि के कंपन होते हैं, उनके लिए खोल लिया था, उन्हें उनके द्वारा मैं महसूस करना सीख लिया था। The rest was sheer determination and hard work. और बाकी सब कुल मिलाकर के दृढ़ निश्चय था और कड़ी मेहनत थी। She never looked back from that point onwards. और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. वो उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया, मतलब उन्होंने पूरा ब्रिटेन घूमा। एक यूथ ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा होता है जिसमें बहुत सारे लोग म्यूजिक बजाते हैं, संगीत बजाते हैं। और इस समय तक उनकी उम्र हो चुकी थी 16 वर्ष, और उन्होंने ये निर्णय ले लिया था कि अब संगीत ही उनका जीवन है। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. Auditioned, gave a short performance so that the director could decide whether she was good enough. अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना, अपनी प्रतिभा को दिखाना। तो उन्होंने अपनी प्रतिभा को दिखाया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के सामने, और सबसे ज़्यादा मार्क्स भी प्राप्त किए, जो कि इस एकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा थे। She gradually moved from orchestral work to solo performance. और अब वो सामूहिक रूप से ऑर्केस्ट्रा में बजाने के से अब अकेले बजाने लगी थी। सोलो परफॉर्मेंस का मतलब होता है अकेले बजाना। At the end of her 3 years course, और उनके 3 साल के कोर्स के अंत में, she had captured most of the top awards. उन्होंने ज़्यादातर जो मुख्य अवार्ड्स थे वो प्राप्त कर लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए, एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। ये इतना सब प्राप्त करने के बाद भी वो कोई साहसिक उपलब्धि है इस प्रकार से नहीं कहती हैं, इस बात को स्वीकार नहीं करती हैं। क्या कहती हैं वो? इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और आपको पता है कि आप क्या पाना चाहते हैं, तो आपको वो प्राप्त हो जाएगा। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो एकदम शिखर पर पहुंच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. विश्व की सबसे ज़्यादा चाही जाने वाली तबला या ड्रम वादिका, जिनको महारत हासिल है 1,000 से भी ज़्यादा वाद्य यंत्रों को बजाने में, और उनका अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यक्रम है वो बहुत ही व्यस्त रहता है, यानी वो बहुत बिजी रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा उनकी मांग है, दुनिया भर से लोग उनको बजाने के लिए बुलाते हैं। अपना तबला, अपना ड्रम, अपनी ढोलक, इसको बजाने में वो एक्सपर्ट हैं, और
इसीलिए उनका जो शेड्यूल है वो हेक्टिक रहता है. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. बड़ा ही आश्चर्यजनक है. इंट्रीग्यूइंग, फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस. बड़ी इच्छा होती है, बड़ी जिज्ञासा होती है किस प्रकार से एवलिन इतनी आसानी से बिना सुने बजा लेती है. इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड. हमने 2 घंटे बातचीत की लेकिन उन्होंने एक भी शब्द को मिस नहीं किया, मतलब एक भी शब्द से चूकी नहीं. Men with bushy beards give me trouble, she laughed. हंस करके वो कहती हैं कि जिन आदमियों की घनी दाढ़ी होती है उससे मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है. क्यों होती है परेशानी? क्योंकि वो जो भी बात करती है केवल होठों की मूवमेंट को देख करके, आंखों के हाव भाव को देख करके ही पहचान पाती है, और अगर गहरी दाढ़ी होगी, मूछें होंगी तो वो पढ़ नहीं पाएगी कि क्या बोला जा रहा है. इट इज, here you can see the picture of this girl, Evelyn Glennie. She is playing effortlessly here, and here it written here, it is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. बिना सुने वो बजा लेती हैं, बड़ा ही आश्चर्यजनक है. It is not just watching the lips. केवल होठों को देखने की बात नहीं है. इट्स द होल फेस. पूरा का पूरा चेहरा ही देखना पड़ता है. स्पेशली द आईज, यानी कि आंखें विशेष रूप से, यानी वो विशेष रूप से आंखों, होठों और चेहरे को देख करके हाव भाव से पता लगाती है कि क्या बोला जा रहा है. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट. वो बिना कोई गलती किए, फ्लॉलेसली, विदाउट ए फॉल्ट और मिस्टेक, बिना कोई गलती किए बोलती हैं स्कॉटिश लिल्ट. लिल्ट का मतलब होता है एक्सेंट, तो स्कॉटिश तरीके से वो बिना कोई गलती किए बोलती हैं. माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. मेरी जो स्पीच है, मतलब मेरे बात करने का जो तरीका है, वो बिल्कुल क्लियर है क्योंकि मैं 11 वर्ष तक बिल्कुल साफ साफ सुन सकती थी. शी सेज. लिल्ट हियर यू कैन सी अ वे ऑफ स्पीकिंग, तरीका होता है बोलने का. बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज. लेकिन इस बात से ये किसी भी तरीके से हम पता नहीं लगा पाते हैं, इस बात को नहीं बताता है कि वो उन्होंने फ्रेंच और जापानीज किस तरह से सीखी. एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स. जहां तक संगीत की बात है वे बताती हैं, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. यह शरीर के मेरे हर एक अंग से गुजरता है. इट टिंगल्स इन द स्किन. और सनसनाहट मेरी त्वचा के अंदर पैदा करता है. टिंगल्स कॉजेज अ स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन. माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर. और मेरे जो गालों की हड्डियां हैं और यहाँ तक कि जो मेरे बाल हैं उन तक में ये सेंसेशन होता है. इस वजह से मैं संगीत को समझ पाती हूँ, सुन पाती हूँ. When she plays the xylophone, और जब वो xylophone बजाती हैं, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. और वो जो ध्वनि है वो गुजर रही है उनकी उंगलियों के पोरों से, जो स्टिक के द्वारा, यानी जो लकड़ियों से बजाया जाता है, डंडियों से बजाया जाता है, वो उनकी उंगलियों के द्वारा सेंस किया जाता है, महसूस किया जाता है. By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. और ड्रम्स के ऊपर झुक करके वो पता लगा लेती हैं, उनकी जो गूंज होती है, रेजोनेंस होती है, इकोज ऑफ साउंड्स, जो ध्वनि की गूंज होती है, उससे ये पता लगा लेती हैं कि ड्रम्स की किस प्रकार से गति हो रही है, किस प्रकार से वो बज रहे हैं. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज. और अगर लकड़ी का प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर वो वाद्य यंत्र रखे हुए रहते हैं वो लकड़ी के हैं,
तो वो अपने जूते उतार देती हैं, so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs, ताकि जो ध्वनियाँ हैं, जो कंपन है, वो उनके नंगे पैरों से ऊपर पैरों तक पहुंच जाएं। Not surprisingly, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, और बिना किसी आश्चर्य के एवलिन जो हैं अपने श्रोतागणों को प्रसन्न करती हैं। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year Award. उनको 1991 में ये अवार्ड दिया गया था एकल वादन के लिए, सोलोइस्ट यानी अकेले बजाने के लिए, प्रतिष्ठित अवार्ड है ये। शी मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स सेज, मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स ऐसा कहते हैं प्रमुख तबला वादक या ड्रम बजाने वाले जेम्स ब्लेड्स। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ईश्वर ने उनकी सुनने की शक्ति बेशक से छीन ली हो, लेकिन उन्हें कुछ एक्स्ट्रा दिया है, कुछ अतिरिक्त दिया है, जिससे वो सुनती भी हैं और हमसे कहीं अच्छा सुनती हैं, महसूस करती हैं, और संगीत को इतने अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से व्यक्त कर पाती हैं। एवलिन कॉन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक। एवलिन इस बात को स्वीकार करती हैं, कन्फेस का मतलब स्वीकार करना, कि वो वर्कहॉलिक हैं, यानी उनको काम का नशा है। आई जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे काम करना बहुत पसंद है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, यहाँ तक कि मुझे जो शास्त्रीय संगीतज्ञ होते हैं उनसे भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन जो उसका परिणाम है वो भी बहुत बड़ा होता है। हियर यू कैन सी द वर्कहॉलिक इनफॉर्मल, अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, यानी एक व्यक्ति जो काम को बंद नहीं कर पाता, वो काम करता ही रहता है, उसको बड़ा आनंद आता है काम करने में। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, और जो उनके रेगुलर कंसर्ट्स होते हैं, रेगुलर उनकी जो संगीत की गोष्ठियाँ होती हैं, उनके अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स, यानी कि वो फ्री में भी अपना प्रोग्राम करती हैं जेलों के अंदर और अस्पतालों के अंदर। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वो उच्च प्राथमिकता देती हैं जो हमारे यंग नए सीखने वाले हमारे संगीतकार हैं, उनको प्रायोरिटी, ग्रेट इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा महत्व देती हैं। एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, वे एन रिचलिन कहती हैं, जो कि बीथोवन फंड की डेफ चिल्ड्रन की संस्था की सदस्य हैं, क्या कहती हैं? शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, वो बधिर बच्चों के लिए, बहरे बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, और वो इस प्रकार देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो नहीं जा सकते। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लेनी ने काफ़ी कुछ प्राप्त कर लिया है, यहाँ तक कि इससे भी ज़्यादा, कि उससे दुगनी उम्र के लोग भी इतना प्राप्त नहीं कर पाते। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, उन्होंने जो ताल वाद्य हैं, परक्यूशन है, तबला, ड्रम, ढोलक, इनको ऑर्केस्ट्रा के सामने पहुंचाया है, मतलब प्रमुखता दिलवाई है। ऑर्केस्ट्रा के अंदर बहुत सारे वाद्य होते हैं, तो उन वाद्यों के अंदर, उन वाद्य यंत्रों के अंदर इन्होंने तबला, ड्रम को बहुत ही प्रमुखता दिलवाई है। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट, और ये प्रदर्शित भी किया है, इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये बहुत ही प्रभावशाली भी हो सकता है, बहुत ही प्रेरक भी हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और उन्होंने उन लोगों को ये प्रेरणा भी दी है जो विकलांग हैं, अक्षम हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से,
लोग उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं इफ शी कैन डू इट, अगर वो कर सकती हैं, आई कैन, हम भी कर सकते हैं। यानी जो विकलांग व्यक्ति हैं वो उनकी तरफ देख के ऐसा कहते हैं कि यदि वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट, और कम से कम नहीं, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, उन्होंने असंख्य लोगों को भरपूर आनंद दिया है अपने संगीत से। इस प्रकार संगीत के क्षेत्र में वे एक जाना माना नाम है और विशेष रूप से विकलांगों के लिए तो प्रेरणा है। नाउ वी कम टू अवर पार्ट 2, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। Before you read, do you know these people? What instruments do they play? क्या आप इन लोगों को जानते हैं? कौन कौन से वाद्य यंत्र ये बजाते हैं? Here you can see some of the faces, famous faces. Find out who are they. These are the instruments they are playing. So you have to find out. And this is the chapter about Ustad Bismillah Khan, Shehnai Wadak Bismillah Khan. Here it is the picture of Bismillah Khan. Think of the Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. आप शहनाई के बारे में सोचें तो शायद आपको ये कल्पना याद आएगी जिसके अंदर या तो शादी नजर आएगी या इसी प्रकार का कोई और अवसर या उत्सव। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और अगले शायद होंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यानी कि यदि अगर शहनाई की बात चले तो सबसे पहले तो आपको शादी याद आएगी और उसके बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। द शहनाई मैस्ट्रो, जो कि शहनाई के विशेषज्ञ हैं, मास्टर हैं। प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इस वाद्य यंत्र को बजाते हुए बिस्मिल्लाह खां याद आते हैं। एम्परर औरंगजेब banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. जो सम्राट औरंगजेब थे उन्होंने अपने दरबार में एक वाद्य यंत्र का बजाना बैन कर दिया, बंद कर दिया, जिसका नाम था पुंगी। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी, श्रिल अनप्लेजेंट साउंड, बहुत ही कर्कश और तीखी आवाज़ थी जो कि सुखद नहीं थी, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स, और पुंगी जो था वो एक सामान्य नाम बन गया था। रीडेड जो सीधे, यू कैन हियर सी द रीडेड्स डेफिनेशन, wind instruments which have reeds like the flute, the clarinet etc. तो बांसुरी जैसे जो वाद्य यंत्र होते हैं इनको रीडेड कहते हैं, जो फूंक मार करके बजाए जाते हैं और आवाज़ करते हैं। तो ये पुंगी जो है उनका एक सामान्य नाम है। कोई भी वाद्य यंत्र होगा जो फूंक मार के बजाया जाएगा उसको हम पुंगी कह देते थे। Few had thought that it would one day be revived. कुछ का ये विचार था कि ये एक दिन फिर से वापस लौटेगी। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक नाई जो एक व्यावसायिक संगीत परिवार से आता था, यानी कि उनका पेशेवर संगीतकार थे, और वो रॉयल पैलेस में भी आते जाते थे, यानी उनको महल में भी, शाही महल में भी आना जाना होता था। उसने सोचा कि अब ये क्वालिटी की, पुंगी की क्वालिटी को सुधारेंगे। ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, और उन्होंने एक खाली प्राकृतिक रूप से खाली पाइप की तरह से एक खोखला तना चुना जो कि लंबा और थोड़ा चौड़ा था पुंगी से। एंड मेड 7 होल्स
on the body of the pipe, और इसके अंदर 7 छेद कर दिए. When he played on it, जब उन्होंने इसे बजाया, closing and opening some of these holes, बंद करते हुए खोलते हुए इसके कुछ छेदों को, soft and melodious sounds were produced, बहुत ही सुरीले और मधुर स्वर उससे उत्पन्न हुए. He played the instrument before royalty, उन्होंने शाही दरबार में इसको बजाया, and everyone was impressed, और सभी इससे प्रभावित हुए. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name, और ये जो वाद्य यंत्र था ये पुंगी से इतना अलग था कि इसको एक अलग नाम दिया जाना था. As the story goes, जैसे कि कहानी बताती है, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a Nai Babar, the instrument was named the Shehnai. यानी कि शाही दरबार में इसको बजाया गया था, इसलिए शाह लिया गया और शाह से बन गया शेह, और एक नाई ने बजाया था तो ये कहलाया शहनाई. तो here you can see the pictures of pungi and this is shehnai. The sound of the shehnai began to be considered auspicious. What is the meaning of auspicious? Promising to bring good fortune, शुभ, मांगलिक. शहनाई का जो स्वर होता है वो शुभ कहा जाने लगा या उसको शुभ माना जाने लगा. And for this reason it is still played in temples, और इसी कारण से अभी भी ये मंदिरों में बजाया जाती है, and is an indispensable component of any North Indian wedding. Indispensable, without which a piece of work cannot be done. मतलब कोई भी उत्तर भारत की शादी बिना शहनाई के नहीं हो सकती. ये एक महत्वपूर्ण भाग है उत्तर भारतीय शादी का. In the past, the shehnai was part of the नौबत or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. और राज दरबार के अंदर नौबत था जिसके अंदर 9 वाद्य यंत्र हुआ करते थे. भूतकाल के अंदर उसका ये एक पार्ट हुआ करती थी. शहनाई जो थी 9 वाद्य यंत्रों में से एक था. ट्रेडिशनल एंसेंबल यानी जो पारंपरिक नौबत हुआ करता था. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और काफी समय पहले तक इसको हम मंदिरों और शादियों में ही प्रयोग किया करते थे. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad बिस्मिल्लाह खान, और जो भी श्रेय जाता है इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय संगीत में लाने के लिए, वो श्रेय जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को. Here you can see the ensembles meaning, pronounced ensemble. I have pronounced it wrongly, sorry for that. This is pronounced ensemble. Things here, instruments considered as a group. जो वाद्य यंत्र हैं उनका एक समूह. So this is pronounced as ensemble. Ensemble. This is ensemble. As a 5-year-old, बिस्मिल्लाह खां played गिल्ली डंडा. 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खां खेला करते थे गिल्ली डंडा. Near a pond in the ancient estate of डुमराव in बिहार, और ये प्राचीन जगह है डुमराव की बिहार के अंदर. उसके एक पोखर के किनारे, तालाब के किनारे बिस्मिल्लाह खां गिल्ली डंडा खेला करते थे. He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chait, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. और
जो बिहारी जी का मंदिर था, भोजपुरी चैत, उसके अंदर ये गाया करते थे नियमित रूप से। और अंत में इनको एक 1.25 किलो का लड्डू मिला करता था, जो कि डुमरांव के लोकल महाराज दिया करते थे जब ये चैत गीत समाप्त हो जाता था। दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो, ऐसा 80 वर्ष पहले हुआ करता था। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। और ये छोटा बच्चा दूर तक चला आया और इसने जो सबसे ज़्यादा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का होता है, भारत रत्न, वो प्राप्त किया, द भारत रत्न। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 को जन्मे, बिस्मिल्ला बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। इनका परिवार एक प्रसिद्ध संगीत परिवार है जो कि बिहार का है। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी, रसूल बख्श खान, वॉज द शहनाई नवाज, और शहनाई वादक थे इनके दादाजी रसूल बख्श खान, ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, जो कि भोजपुर के राजा के दरबार में बजाया करते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, इनके पिताजी पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, और इनके जो भी पैतृक परिवार के सदस्य थे वे सभी शहनाई वादक थे। एंसेस्टर्स ऑफ द फादर, पिता के जितने भी पूर्वज थे वो सभी शहनाई बजाने में माहिर थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, और ये छोटा बच्चा जो था, इस लड़के ने जीवन के प्रारंभ से ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में, when his mother took him to his maternal uncle's house in बनारस, now वाराणसी, वाराणसी या बनारस जिसको कहा जाता है, वहाँ अपने मामा के यहाँ ये गए, इनकी माँ इनको लेके चली गई। बिस्मिल्ला वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई, और बिस्मिल्ला खां बड़े ही प्रभावित हुए, बड़े ही मंत्रमुग्ध हुए, मोहित हुए उनके जो अंकल थे, उनके जो मामा थे, उनकी शहनाई वादन को देख करके, सुन करके। Soon बिस्मिल्ला स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और जल्दी ही वो अपने अंकल के साथ जाने लग गए, अली बख्श, उनका नाम था अली बख्श, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, और ये विष्णु मंदिर में जाकर के बनारस के शहनाई बजाया करते थे, जहाँ पर अली बख्श शहनाई बजाने के लिए काम करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end. अली बख्श शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्ला मंत्रमुग्ध होकर के घंटों तक उसी प्रकार बैठे रहते थे, यानी सुनते रहते थे। ऑन एंड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके आराम से जब तक शहनाई बजती रहती थी बिस्मिल्ला सुनते रहते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. और धीरे धीरे उन्होंने अब इस वाद्य यंत्र को बजाने के पाठ ग्रहण करना शुरू किए, लेसन्स लेना शुरू किए और अभ्यास करने शुरू कर दिया पूरा दिन दिन। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. और कई सालों तक बालाजी का मंदिर, मंगला मैया का मंदिर और गंगा का किनारा इस नए शिष्य के लिए पसंदीदा स्थान रहे, जहाँ पर वो अकेले ही अभ्यास किया करते थे एकांत में। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. और जो गंगा का बहता हुआ पानी था वो प्रेरित करता था इनको नए नए राग तलाश करने के लिए, उनकी खोज करने के लिए, जिनको पहले ऐसा समझा जाता था कि ये शहनाई की सीमा से बाहर हैं। यानी शहनाई से भी उन्होंने इस प्रकार के राग पैदा कर दिए, गंगा के बहाव से, गंगा के पानी के बहाव से प्रेरित होकर के, जो पहले शहनाई के सीमा से बाहर थे। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. 14 वर्ष की उम्र में
बिस्मिल्लाह अपने अंकल के साथ में इलाहाबाद संगीत सभा में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, और उनकी प्रस्तुति के बाद यानी जब उन्होंने शहनाई वादन बंद किया, उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, उस्ताद फैयाज खान ने उनकी पीठ थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कड़ी मेहनत करो और आप कर लोगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. और जब ऑल इंडिया रेडियो 1938 में शुरू हुआ तो उन्हें एक बड़ा मौका मिला। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और जल्दी ही वो एक रेडियो के ऊपर शहनाई वादक बन गए जिनको अक्सर सुना जाता था। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। और 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय थे शहनाई से अपने देश को अभिवादन करने वाले। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. उन्होंने अपना हृदय उड़ेल करके रख दिया राग काफ़ी के द्वारा लाल किले से अपने श्रोताओं के सामने, और इन श्रोताओं के अंदर कौन कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जो बाद में जिन्होंने अपनी फेमस स्पीच, अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, भाग्य के साथ मुलाकात। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारी यादगार परफॉर्मेंस दी हैं, भारत में भी और बाहर भी उन्होंने प्रदर्शन किया है। His first trip abroad was to Afghanistan. पहला जो उनका बाहरी विदेशी दौरा था वो अफगानिस्तान के लिए था। Where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. वहाँ के जो राजा थे ज़हीर शाह, वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए, इतने ज़्यादा उनसे प्रेरित हुए, इतने ज़्यादा मुग्ध हुए कि उन्होंने अपने लिए जो कीमती पर्शियन कारपेट्स थे वो उनको इनाम में दिए, और बहुत सारी निशानियाँ, सोवेनियर्स, बहुत सारी निशानियाँ। टेकन इन बाय, अट्रैक्टेड और चार्म्ड बाय, बहुत ज़्यादा आकर्षित होना। सोवेनियर्स, थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट, यानी निशानियाँ उनको प्रदान की। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. केवल अफगानिस्तान के राजा ही नहीं थे जो बिस्मिल्लाह साहब के संगीत से आकर्षित थे, प्रभावित थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed, यहाँ तक कि फिल्म निर्देशक विजय भट्ट भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। विजय भट्ट ने प्रभावित होकर के जब बिस्मिल्लाह को सुना किसी उत्सव के अंदर शहनाई बजाते हुए, तो उन्होंने अपनी फिल्म का नाम ही शहनाई के ऊपर रख दिया, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट, और ये फिल्म बहुत हिट हो गई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खास कंपोजिशन, और उनका एक गीत दिल का खिलौना हाय टूट गया टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, और ये जो गाना था ये पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर बहुत प्रसिद्ध हुआ, रिकॉर्ड ब्रेकर, बहुत ज़्यादा सुना गया। Despite this huge success in the celluloid word, what is the meaning of celluloid? Old fashioned way of referring to films. फिल्मों के लिए पुराना शब्द है celluloid। यानी फिल्म के अंदर इतनी ज़्यादा बड़ी सफलता के बाद भी बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू टू। उनकी जो फिल्मों के अंदर प्रयास थे, वेंचर्स जो थे, प्रोजेक्ट दैट ऑफन इन्वॉल्व्स रिस्क, इस प्रकार के जो काम थे वो केवल दो थे। विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई
एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर, यानी कन्नड़ के अंदर इन्होंने काम किया, कन्नड़ फिल्म बनाई थी विक्रम श्रीनिवास के साथ, सन्नदी अपन्ना। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world. मैं फिल्म जगत की तड़क भड़क और इसकी आर्टिफिशियलिटी, इसकी जो कृत्रिमता है, उसके साथ समझौता नहीं कर सकता। ही सेज विद एम्फेसिस, ऐसा वो कहते हैं। यानी उनको ये यहाँ का जो तड़क भड़क और इसकी जो बनावटीपन है वो उसके साथ समझौता नहीं कर पाए, इसलिए ज़्यादा फिल्में नहीं बनी। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट, और उनकी पहचान, उनके पास पुरस्कार बहुत ही ज़्यादा मात्रा में और जल्दी जल्दी आए। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। और बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे भारतीय थे जिनको लिंकन सेंटर हॉल के अंदर, जो कि अमेरिका में है, वहाँ पर प्रस्तुतिकरण के लिए बुलाया गया। He also took part in the World Exposition in Montreal, और मॉन्ट्रियल के अंदर भी जो वर्ल्ड एक्सपोजिशन थी वहाँ पर भी उन्होंने भाग लिया। इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, ये सभी इन जगहों पर जा जाके उन्होंने प्रदर्शन किया और अपना प्रस्तुति दी। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली, और इतने ज़्यादा प्रसिद्ध वो हो गए थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। यहाँ तक कि तेहरान के अंदर, जो कि ईरान की राजधानी है, वहाँ पर एक ऑडिटोरियम का नाम भी इनके नाम पर रखा गया है, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। उनको ये तीनों ही नागरिक सम्मान दिए गए हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। conferred, given, usually an award or a degree. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, और 2001 में उनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, कवेटेड मच डिजायर्ड, इसकी बहुत ज़्यादा चाह रहती है लोगों को, इसलिए इसको कवेटेड अवार्ड कहा गया है। तो भारत रत्न जो था उनकी छाती पर लगा हुआ था और उनकी आंखें चमक रही थी खुशी के साथ, और उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, यही हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध, सबसे ज़्यादा मूल्यवान परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि पश्चिम भी अब हमारा संगीत सीखने के लिए आ रहा है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सफ़र करने के बावजूद, खान साहब, एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, खान साहब जैसा कि उनको प्यार से कहा जाता है, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमरांव, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स इन द वर्ल्ड। उनके हृदय के अंदर केवल बनारस और डुमरांव ही हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल इन द USA। उनका एक छात्र एक बार उनसे कहता है कि आप USA में हमारे शहनाई स्कूल के प्रमुख बन जाइए। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और उस विद्यार्थी ने वादा भी किया कि मैं बनारस जैसा वातावरण यहाँ पर तैयार कर दूंगा, बनारस जैसे यहाँ के मंदिर हैं वैसे ही उनकी प्रतिकृति, रेप्लिकेटिंग, उन्हीं की कॉपी वहाँ पर बना दूंगा।
बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने पूछा, इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या गंगा को भी वहां पर ले जा पाओगे? लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, और बाद में ऐसा कहा जाता है, ऐसा याद किया जाता है कि उन्होंने कहा, दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, और यही कारण है कि जब मैं विदेश में होता हूँ तो हमेशा हिंदुस्तान को देखने की चाह रखता हूँ। वाइल इन मुंबई, और जब मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, तब मैं बनारस के बारे में सोचता हूँ और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमरांव, यानी जब मैं बनारस में हूँ तो डुमरांव का वो अद्वितीय मठ मुझे याद आता है। हियर इज a part of Reader's Digest, October 2005 interview. Shekhar Gupta asks, when partition happened, didn't you and your family think of moving to Pakistan? जब बंटवारा हुआ तो क्या आपने और आपके परिवार ने कभी पाकिस्तान जाने के बारे में नहीं सोचा? बिस्मिल्लाह खान जवाब देते हैं, गॉड फॉरबिड, ईश्वर क्षमा करे मुझे, लीव बनारस, मैं कभी बनारस नहीं छोड़ूंगा, नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार ज़रूर पाकिस्तान गया था। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मैंने एक बार बॉर्डर क्रॉस किया था केवल ये कहने के लिए कि मैंने पाकिस्तान में गया हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं वहाँ लगभग 1 घंटा रुका। आई सैड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज, मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा। एंड सलाम वालेकुम टू द इंडियंस, और भारतीयों को सलाम वालेकुम कहा। आई हैड ए गुड लाफ, और मैं खूब प्रसन्न हुआ, खूब हंसा। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन एक बिल्कुल ही ठीक उदाहरण है समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक विरासत का। One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. What is the meaning of devout? Believing strongly in a religion and obeying its laws and following its practices. यानी कट्टर जो होता है डिवाउट, यानी कट्टर मुस्लिम होते हुए भी, श्रद्धा पूर्वक मुस्लिम होते हुए भी वो स्वाभाविक रूप से शहनाई बजा सकते हैं हर सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल के अंदर। यही है भारत की विरासत, जिसके अंदर एक मुस्लिम व्यक्ति भी हिंदुओं के मंदिर के अंदर शहनाई बजा सकता है, और इसके सशक्त उदाहरण थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का निधन हो गया 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की उम्र में, काफ़ी लंबी बीमारी के बाद। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था इनकी याद में। सो रीड दिस चैप्टर 2 or 3 times, very interesting chapter, very inspiring chapter, and do the question answers.